दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो उसको सामान्यतः एक आम चुनाव की संज्ञा दी गई है। आज़ादी के बाद से लेकर के और अभी तक, है ना, लोकसभा के चुनाव को कहते हैं कि एक आम चुनाव है, एक जनरल इलेक्शन है। लेकिन 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो आम चुनाव नहीं है, बल्कि 2024 का लोकसभा का चुनाव एक बेहद महत्वपूर्ण, बहुत ही खास और बहुत ही अहम चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव के रिजल्ट पर हमारे देश की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि अस्तित्व निर्भर कर रहा है। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे और यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 2024 का ये लोकसभा चुनाव एक आम चुनाव नहीं है, एक खास चुनाव है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस देश की संविधान का। हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और उन सभी का अपना अपना एक धार्मिक ग्रंथ है जिसकी वो पूजा करते हैं या बहुत उसको मानते हैं। लेकिन इस पूरे देश का, अगर पूरे हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ है तो वो है संविधान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि उसी संविधान के बदौलत इस देश का शासन व्यवस्था संचालित होता है। उसी संविधान में लिखा हुआ है कि इस देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, किन किन नियमों कानूनों का पालन करके इस देश के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इसीलिए संविधान जो है इस देश का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रंथ है। संविधान का ही ये पावर है, संविधान की ही ये ताकत है, संविधान की ही ये शक्ति है कि इस देश के तमाम लोगों को, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, सबको एक समानता का अधिकार दिया गया है। सबको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। और देश के तमाम लोगों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कितना भी बड़ा धनाढ़ व्यक्ति क्यों नहीं हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी को एक वोट का अधिकार दिया गया है, जिस वोट के बदौलत आप अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये इस संविधान की ही ताकत है जो कि अपने देश के लोगों को तरह तरह के अधिकार देता है और साथ साथ में उनको कर्तव्य भी देता है, ताकि उसमें एक संतुलन, एक बैलेंस जो है वो बना रहे। और उस संविधान को लेकर के वर्तमान में, आज के हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एक बहुत बड़ा गहरा संकट है। क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी संविधान के ऊपर कई सारी चीज़ें डिपेंड करती है, और जब इस संविधान को ख़त्म करने की बात की जाती है तो जाहिर तौर पर जिन जिन चीज़ों का प्रावधान ये संविधान करता है वो भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। गाहे बगाहे आपने कई मौक़ों पर सुना है कि किस तरीके से भारत सरकार के जो मंत्री हैं या जो सरकार के बहुत करीबी लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता जो हैं वो गाहे बगाहे इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि हिंदुस्तान में अब एक नए संविधान की ज़रूरत है। वो ये बात कहते हैं कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि हम इस संविधान को बदल करके और एक नया संविधान ला सकें। एक नया संविधान लाएं जो कि बीजेपी के, आरएसएस के एजेंडा पर चलेगा, जो कि इस देश के अंदर मनुस्मृति को बढ़ावा देगा। तो क्या ये चीज़ें उचित है? मनुस्मृति आपको समानता का अधिकार नहीं देता है, वो भेदभाव को बढ़ावा देता है। समाज के सभी लोगों को एक नज़र से एक कानूनी अधिकार वो नहीं देता है। और उसी संविधान को आज ख़त्म करने की बात कही जा रही है। तो सोचिए कि जब वो संविधान ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर इस देश की जो एक प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है धर्मनिरपेक्षता की, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जिसको कि लेकर नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं कि लोकतंत्र हिंदुस्तान के डीएनए में है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संविधान के ख़त्म होते ही वो लोकतंत्र भी स्वतः ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप सोचिए कि ये संविधान जिसकी कि आज भी प्रासंगिकता है, जब इस देश के जो हमारे
महान पूर्वज थे जिन्होंने कि इस देश के संविधान को बनाया था, उन्होंने संविधान के अंदर संशोधन का प्रावधान क्यों रखा था? क्योंकि उनको पता था कि आने वाले समय में जब स्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, तो उस बदले हुए परिस्थिति के अनुसार इस संविधान में संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया, संशोधन के उसमें प्रोविजंस भी डाले गए ताकि समय के अनुसार इसको संशोधन किया जा सके, और इसीलिए इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिनार करके वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोग इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, इसको समाप्त कर देना चाहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं पर संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, कहीं पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। तो सोचिए कि जिस चुनाव के ऊपर देश का संविधान का अस्तित्व निर्भर करता है, वो चुनाव एक आम चुनाव कैसे हो सकता है? जाहिर तौर पर एक बहुत ही खास और अहम चुनाव है। दूसरी चीज़, देश के अंदर बहुत सारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन आज हम चूँकि चुनाव को लेकर के बात कर रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे देश के चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। जो देश का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका जो एक प्राथमिक जो काम है वो ये है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाना पूरे देश भर में, है ना, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, और उसके लिए देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करवाना, ताकि सभी के बीच जो कंटेस्ट है वो एक समान प्लेटफॉर्म पर हो सके। लेकिन वर्तमान में आप जो स्थिति देख रहे हैं उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है। एक एग्जाम्पल मैं उसका देना चाहूँगा। आज देश के अंदर जो सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, देश जब लोकसभा के चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, चुनाव की तैयारी के लिए आपको पैसा चाहिए, बिना पैसा के आप चुनाव की तैयारी नहीं कर सकते हैं। और वैसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाना एक कितना बड़ा षड्यंत्र है। देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी को एक तरीके से आर्थिक रूप से उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसके पास पैसा नहीं बचेगा तो चुनाव की तैयारी कैसे करेगा, चुनाव कैसे लड़ेगा। दूसरी तरफ बाकी के जो विपक्षी पार्टियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई कर दी जाती है, इनकम टैक्स के छापे डाल दिए जाते हैं और उनको बेवजह जेल में डाल दिया जाता है। कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनको जेल में डाल दिया जाता है। हेमंत सोरेन एग्जाम्पल है, अरविंद केजरीवाल एग्जाम्पल है। चुनाव के टाइम में इस वक्त में अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी प्रमुख नेता को जेल के अंदर डाल देंगे तो चुनाव की तैयारी कैसे करेगा? और ताज्जुब की बात है कि इन सभी चीज़ों पर देश का जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, वो कुछ नहीं बोलता है। जबकि ये सब चीज़ें तब हो रही है जब इस देश के अंदर एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि चुनाव आचार संहिता लागू है। उस वक्त में ये सारी चीज़ें घटित हो रही होती। आप इसको कैसे कहेंगे कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है? देश के तमाम लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया है, उनको अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया गया है, और जब जब उसकी ज़रूरत पड़ती है उसके अनुसार उसका इस्तेमाल सत्ता पक्ष के द्वारा किया जाता है। अपनी उंगलियों के इशारे पर उन सभी संस्थाओं को चलाया जाता है, उसको नचाया जाता है। इन संस्थाओं का अस्तित्व भी, इन संस्थाओं की जो साख है वो भी इस लोकसभा के चुनाव पर डिपेंड करता है। अगली चीज़ मैं इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर करना चाहता हूँ। लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जो मीडिया है उसको फोर्थ पिलर का संज्ञा दिया गया है कि जो मीडिया है वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर है, और एक बेसिक सा फंक्शन है, बेसिक सा काम है मीडिया का। क्या काम है कि जनता के मुद्दे को उठाना और सरकार से सवाल पूछना, जो लोग सत्ता में बैठे हुए उनसे सवाल पूछना। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी इसके ठीक उल्टा हो रहा है। मतलब जनता से संबंधित मुद्दों को तो उठाते ही नहीं है, है ना, उसके लिए तो कोई स्पेस ही नहीं देते हैं अपने न्यूज़ चैनल्स के अंदर और अपने स्क्रीन के ऊपर। उल्टा क्या करते हैं
कि 24 घंटा सिर्फ सत्ता पक्ष का महिमा मंडन करते हैं, 24 घंटा सत्ता पक्ष का गुणगान करते हैं। तो ना तो ये जनता के मुद्दों को उठाते हैं, ना तो जनता के सवालों को सरकार से पूछते हैं, और ना ही ये सरकार से ये पूछते हैं कि आपने जो जो वादे किए थे देश के जनता के लिए, उन वादों का क्या हुआ। आप देश के जनता के कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए आपने क्या क्या काम किया है। मतलब नो क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं सत्ता पक्ष से। तो कैसे आप कहेंगे कि इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है, इस देश के अंदर जो तमाम संस्थाएं हैं वो सही से काम कर रही हैं। अभी तो इस देश के अंदर एक तरीके से लोकतंत्र है ना, भले वो काम नहीं कर रहा है सही तरीके से, 100% तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन है तो सही कम से कम। तब ये हाल है कि तमाम चीज़ें जो है, एक कहते हैं ना कि एक अघोषित आपातकाल वाली स्थिति में अभी इस देश को डाल दिया गया है, जहाँ पर कोई आपसे एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता है, कोई आपसे कोई असहमति नहीं रख सकता है तमाम संस्थाओं को लेकर के। सिर्फ लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं का ही हाल नहीं है, बल्कि देश के अंदर जितने भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, उसको भी एक तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। उसमें भी एक तरीके से एक विशेष विचारधारा से संबंध रखने वालों को भरा जा रहा है। तो कैसे ये देश काम करेगा, कैसे ये देश चलेगा जब अभी ये स्थिति है। तो सोचिए कि 2024 के बाद क्या स्थिति होगी। इसीलिए जब देश का पूरा सिस्टम एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया है, वैसी स्थिति में अब क्या उपाय बचता है। वैसी स्थिति में यही उपाय है कि इस देश की जनता को, आपको, आम जनता को सामने आना है। ये जो 2024 का चुनाव है, ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, नहीं। ये जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस देश की आम जनता के बीच का चुनाव है। और देश के अंदर जो भी लोग हैं जो कि इस देश के संविधान में भरोसा रखते हैं, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, उन सभी का एक कर्तव्य बनता है कि उन ताकतों को एक सबक सिखाएं जो कि देश के अंदर संविधान को ख़त्म करने की बात करती है। जो संविधान विरोधी ताकतें हैं उनको सबक सिखाने की जिम्मेदारी इस देश की जनता को है। लोकतंत्र के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जितना महत्व सत्ता पक्ष का होता है, उतना ही महत्व विपक्ष का भी होता है। लेकिन अभी क्या किया जा रहा है, अभी विपक्ष को एकदम ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको तहस नहस, उसको ध्वस्त कर देने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। तभी तो किसी पार्टी के मुख्यमंत्री को, किसी नेता को जेल में डाल दिया जाता है और किसी पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। हर तरीके से मतलब उसको ख़त्म कर दो। तो फिर चुनाव ही क्यों कराना है? जब आप अपने विपक्षी दलों को इस लायक छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, कोई चुनाव लड़ सकें, उनको चुनाव लड़ने की स्थिति में छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर चुनाव कराने का फ़ायदा क्या है? ये सारी जो चीज़ें हैं, समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस 2024 के लोकसभा के चुनाव पर डिपेंड करती हैं। और इन सब का जो मूल है वो है देश का संविधान। जब संविधान खत्म हो जाएगा, जब संविधान के जगह मनुस्मृति ले लेगा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिसकी हम बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, समानता, एकता, वो सब चीज़ ऑटोमेटिक रूप से ख़त्म हो जाएगी। और इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो 2024 का चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है, एक बेहद ही खास चुनाव है, बेहद ही स्पेशल चुनाव है। और सभी लोगों को, देश के जो जागरूक मतदाता हैं, उनको अपने मत का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ करके करना है कि आप किस तरीके के ताकतों को बढ़ाना चाहते हैं इस देश में। संविधान विरोधी ताकतों को बढ़ाना चाहते हैं या फिर उन लोगों को सत्ता में लाना चाहते हैं जो कि संविधान की रक्षा की बात करते हैं, संविधान को बनाए रखने की बात करते हैं। बहुत सोच समझ करके, बहुत ही जागरूकता के साथ, आपको किसी इमोशंस में नहीं बहना है,
किसी भावनात्मक चीज़ों को लेकर के अपने आप को डगमगाना नहीं है कि कोई आपसे इमोशनल अपील कर दिया धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और आप उस इमोशंस में बह गए और जा कर के वोट कराएं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आपको आपके जो मुद्दे हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इन मुद्दों को समझ करके तब जा कर के आपको वोट करना है कि कौन व्यक्ति इन मुद्दों को उठा रहा है, कौन व्यक्ति इसके लिए काम करने की कोशिश कर रहा है, कौन व्यक्ति आपके सवालों को उठाने की कोशिश कर रहा है। इन सब चीज़ों को सोच समझ करके तब जा कर के अपने वोट का इस्तेमाल करना है ताकि देश का संविधान बचा रहे। जब देश का संविधान बचा रहेगा तो तमाम चीज़ें बची रहेंगी, लोकतांत्रिक संस्थाएं भी बचेंगी, उनके शाख भी बचेंगे, आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेज हैं, वो भी बचे रहेंगे। सब कुछ सुरक्षित रहेगा एक संविधान के सुरक्षित रहने से। इसीलिए अंत में मैं यही कहूँगा कि जिस संविधान को बनाने में हमारे पूर्वजों ने 2 साल से ज़्यादा समय लगाया था, है ना, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था उस संविधान को बनाने में। तकरीबन दुनिया भर के 60 देशों के संविधान का स्टडी किया था, तब जा कर के ये कितना बहुमूल्य ग्रंथ बना जिसको कि संविधान कहते हैं। उस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आज हम पर है, आप पर है, और हमारी आपकी लड़ाई ही जो विपक्ष के लोग लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग लड़ रहे हैं, उनको साथ देना है। तब जाकर के ये संविधान बचेगा, और जब संविधान बचेगा तब जाकर के ही हम सब जो हैं वो बचेंगे। और इसीलिए आखिरी में मैं कहूँगा कि ये देश महत्वपूर्ण है। नेता और प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं, आज ये हैं कल कोई और आएगा, लेकिन ये देश हमेशा रहना चाहिए। देश के अंदर जो भाईचारा है, जो प्रेम है, जो सौहार्द है, वो रहना चाहिए, और उसके लिए संविधान का रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।